हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूपीएसआई की वैकेंसी लगी हुई है, फार्म भर गए होंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यूपीएसआई का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का आप देख रहे होंगे, तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये 2021 का, ये 2/12/2021 का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो हम लोग सबसे पहले हिंदी करेंगे, फिर जीएस, मूल विधि, रीजनिंग, मैथ। इस तरह से हम लोग कंप्लीट एनालिसिस के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दृक। विकल्प डी में दिया गया शब्द दृक तद्भव शब्द नहीं है। कुछ तद्भव तत्सम दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो दृग का जो तत्सम हो जाएगा दृक हो जाएगा, तालक जो तत्सम हो जाएगा तालक हो जाएगा, तमोली का जो तत्सम हो जाएगा तंबोलिक हो जाएगा, और भीतर का हो जाएगा अभ्यंतर। दोस्तों ये जो सेट हैं कम से कम नहीं तो 50-60 सेट हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर और करेंगे। बहुत सारा हमारे पास कंटेंट है, तो आप लोग सभी सेटों को अच्छे से लगाना और इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इससे क्या रहेगा, इस सेट से क्या रहेगा कि सभी सब्जेक्ट आपके साथ साथ रिवीजन होते रहेंगे और एकदम परफेक्ट कंटेंट भी मिलता रहेगा, सेलेक्टेड एकदम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह बताना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे चिन्ह देख रहे होंगे। अन्य विकल्प योजक चिन्ह इस तरह से होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है, विस्मयादि बोधक की बात करें तो ये चिन्ह है। जैसे कि राजू ने सेब, यहाँ पे कामा लग गया अल्प विराम। यहाँ पपीता, ये भी अल्प विराम है। केले आदि खरीदे। अगला क्वेश्चन है 3, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? जो किसी है ये क्या चीज है? तो ये दोस्तों है अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। मतलब इसमें किसी कह रहा है यानी कुछ पता नहीं है, तो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अगला है यहाँ पे पॉइंट में देख लेते हैं, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी अनिश्चित वाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दुकान पर कोई आया था, तो यहाँ पे कोई हो गया, कोई मतलब पता नहीं है कौन है, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों अनुच्छेद पढ़कर यहाँ पे उत्तर देना है प्रश्नों के, तो यहाँ पे अनुच्छेद आप पढ़ लीजिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज शास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर अपने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई, और विश्व संस्कृति के हावीदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। अब यहाँ पे
आंसर हम लोग को देखना है। तो पहला है उपरोक्त गद्यांश का जो है इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर आप पढ़ लेना फिर से, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। गद्यांश तो दोस्तों वहाँ पे दूसरा भी आ सकता है, तो इस पे आप उतना ज़्यादा वो ना करना, बस ये जान लेना कि ऊपर जो लिखा होता है उसी से हमको आंसर छांटना होता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम जो है किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर हो मतलब जा पड़े हैं। हो सकता है दोस्तों रिपीट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी हो जाएगा, सब में जो है व्याप्त रहने वाला को कहते हैं सर्वव्यापी। पुत्र शोक में कौन सा समास है। 8 नंबर है, तो यहाँ पे समास से पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें बताना है दोस्तों पुत्र शोक। पुत्र शोक में दोस्तों हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। पुत्र शोक में जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की जो है प्रधानता होती है। कर्ता कारक एवं जो है संबोधन कारक के अतिरिक्त अन्य जो है सभी कारक के जो है विभक्तियों का जो है लोप कर तत्पुरुष समासिक शब्द बनता है। जैसे कि पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक, अर्थात पुत्र शोक में संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वय प्रत्यय है। यानी महत्व में प्रत्यय क्या है, त्व है। यानी दोस्तों प्रत्यय क्या होता है, जो है लास्ट में कोई जो शब्द होता है लास्ट में लगता है। जैसे महत्व धन त्व, महत्व धन त्व, महत्व हो जाएगा महत्व धन त्व। अगला है महत्व में त्व प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता जो है ला देते हैं। त्व प्रत्यय से बने शब्द इस प्रकार हैं, जैसे त्व यहाँ से जैसे महत्व हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा, लघुत्व हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा, देवत्व हो जाएगा, अपनत्व आदि हो जाएगा। अगला है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों जब कोई काम जो है किसी से करवाया जाता है ना, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का जो है प्रयोग प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में किया गया है। जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि लिखना का हो जाएगा प्रेरणार्थक लिखाना लिखवाना, खाना का हो जाएगा खिलाना खिलवाना, काटना हो जाएगा काटना कटाना कटवाना। 11 नंबर है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटक। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का जो है सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जो सन 1991 में प्रकाशित हुआ था। स्वदेश दीपक द्वारा जो है रचित कुछ प्रसिद्ध नाटक इस प्रकार हैं। नाटक बाल भगवान, काल कोठरी, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता है आदि। अगला है 12 नंबर, भाषा की सबसे जो है छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों होता है वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। बोलचाल में जो है ध्वनि होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। वर्ड को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 52 वर्ड होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या की बात करें तो 11 तथा
व्यंजनों की कुल संख्या की बात करें तो 41 होती है। अगला 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 पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्राची। पूर्व दिशा के लिए पूर्व होना चाहिए। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो प्राची हो जाएगा। यहाँ पे पूर्व होना चाहिए, पूर्व लिखा हुआ है। पूर्व मतलब पूरा जिसे कहते हैं। पूर्व दिशा के लिए प्राची होता है, एक शब्द उपयुक्त शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला देख लेते हैं उदीची। उदीच ये जो उत्तर को कहते हैं, और यहाँ पे प्रतीची हो जाएगा पश्चिम, पास से पश्चिम और पास से प्रतीची। इससे आप लोग जो है नोट डाउन मतलब कर लेना, समझ लेना। आवाची, आवाची को हो जाएगा दक्षिण। उदीची के ऊ से होता है उदीची, ऊ से होता है उत्तर, पास से होता है प्राची, पास से पूर्व होता है। इस तरह से आप लोग इनको याद कर लेना। अगला है 14 नंबर। इनमें से आलवार महिला संत का जो है नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आंडाल। आंडाल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त आलवार कहलाते हैं। आलवार संतों की संख्या 12 जो है मानी जाती है, जिनमें मात्र एक महिला संत थी जिन्हें आंडाल के नाम से जाना जाता है। इनमें से हनुस जो नाटक के लेखक कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हनुस के जो हो जाएंगे भीष्म साहनी हो जाएंगे। हिंदी हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। राजपाल नाम से हिंदी, राजपाल जो है हिंदी यूनिवर्सल हिंदी जो है नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जो है कंप्लीट जो है यूनिवर्सल को हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत ही सरल भाषा में, आप जाकर देख लेना। हनुस नाटक के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। इसका जो है प्रकाशन सन 1977 ईस्वी में हुआ था। भीष्म साहनी जी की अन्य जो है नाट्य कृतियाँ जैसे भाग्य रेखा, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में आदि ये सभी जो है इनकी कृतियाँ हैं। अगला है 16 नंबर। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रविदास। बेगमपुरा की अवधारणा को भक्तिकाल के महान संत रविदास ने प्रस्तुत किया था। यह एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवधारणा है। संत रविदास ने बेगमपुर शहर में एक दुख विहीन समाज की कल्पना की है, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब और छुआछूत का भेद नहीं है। अगला है 17 नंबर। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2005 में। वर्ष 2005 में कुंवर नारायण को साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण की कुछ जो है प्रकाशित कृतियाँ इस प्रकार हैं, जैसे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, वाजश्रवा के बहाने। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ जरूर देखना आप लोग, नहीं जरूर लिखा रहता है तो वहाँ पे हम लोग सही मान करके लगा देते हैं, जबकि लिखा क्या है नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारती। जो है भारतीय शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जो चंचला है, अमला है, इंदिरा है, श्री, कमला, हरिप्रिया, पद्मा, रमा आदि जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द हैं। भारती, वागेश्वरी, वाग्देवी, शारदा, हंसवाहिनी, सरस्वती, ज्ञानदा आदि जो है समानार्थी शब्द हैं। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अर्धविराम। अर्धविराम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित जो है उपवाक्य हो तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्योदय हुआ, अंधकार मिटा,
पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। अन्य विकल्प पूर्ण विराम चिन्ह ये है और अल्प विराम चिन्ह ये है तथा जो है निर्देशक चिन्ह का ये चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्री जो है गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन उनके 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है सन 1604 ईस्वी में किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। इनमें से किसका जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पा जो वर्ण है इसका जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यहाँ पे देख लेते हैं, गा जो वर्ण है कंठ है, ता जो वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान है दंत है, चा का हो जाएगा तालव्य। दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं ये सभी, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, तीन जो है गणनावाचक है। वह संख्यावाचक विशेषण जो पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो उसे गणनावाचक विशेषण शब्द कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। अन्य विकल्पों में जो है दिए गए विशेषण शब्दों के विवरण इस प्रकार हैं। तीसरा क्रमवाचक विशेषण, तिगुना आवृत्तिवाचक विशेषण, तीनों समुदायवाचक विशेषण हैं। अगला है दोस्तों 23 नंबर। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छा छतरी को अगर जो है हम लोग जो है विच्छेद करें तो यहाँ पे आधा का प्लस खटखोटा वाला सा ये इसमें टूटेगा दोनों वर्णों में। शेष विकल्पों में दिए गए जो व्यंजन है डा, झा तथा ढा जो है स्पर्शी व्यंजन के उदाहरण है। स्पर्शी व्यंजन आप समझ रहे होंगे, का से लेकर के का वाला पूरा का, चा, टा, ता, पा वाली पूरी लाइन तक जो है 25 होते हैं टोटल। अगला है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 4 मानी जाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यही 4 जो है संयुक्त व्यंजन हैं, छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। छ की बात करें तो अभी पढ़ भी चुके हो। त्रा जो होता है ये जो है संयुक्त व्यंजन जब तोड़ेंगे तो आधा ता और रा में जो टूटता है, और ज्ञा से ज्ञानी को जब आधा जा प्लस इया में तोड़ता है। स्रा की बात करें तो आधा सा और रा में तोड़ता है। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचामृत में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचामृत में द्विग समास है। दोस्तों अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसको जो है स्पीड बढ़ा लेना। वह समासिक शब्द जिसका जो पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद किसी जो है समूह का बोध करा रहा हो द्विग समास कहलाता है। त्रिफला, अष्टाध्यायी, चौराहा, पंचतत्व, त्रिवेणी, दोपहर आदि। 25 नंबर की बात करें तो इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में जो है सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा हरिदास ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हरिदास जो है सम्मिलित नहीं है। कवि हरदास अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह था। इसकी स्थापना महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी ने किया था। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। अष्टछाप में सम्मिलित 8 कवियों के नाम इस प्रकार हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी कवि जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, छीत जो है स्वामी गोविंद स्वामी, ये सभी लोग जो है अष्टछाप जो है कवियों के नाम हैं। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है नहीं आती है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं बल्कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। बांगरू हरियाणी तथा कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी एवं जो है अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दिवाली। तद्भव दोस्तों क्या होता है, देहाती भाषा के शब्द होते हैं, और जो तत्सम होता है वो जो है संस्कृत भाषा के, लगभग जो है संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तो यहाँ पे और देख लेते हैं, दिवाली का हो जाएगा तत्सम दीपावली, दुबे का हो जाएगा द्विवेदी, दाई का हो जाएगा धात्री, और दोना को हो जाएगा द्रोण। ये सभी तत्सम हो जाएंगे संस्कृत भाषा के शब्द, और ये देहाती भाषा कुल मिला के होते हैं तद्भव। इनमें से शब्द शुद्ध है जो वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंने पुस्तक पढ़ी। ये शुद्ध है, बाकी सभी जो है अशुद्ध वाक्य हैं। अन्य जो है देख लेते हैं, तो राम के अनेक नाम है, यहाँ पे भी शुद्ध है, यहाँ पे अनेकों दिया था इसलिए गलत हो जाएगा। मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना है, यहाँ पे मेरे को जाना ये गलत हो जाएगा, मुझे जाना है होना चाहिए यहाँ पे। अगला 29, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजी खेर। बीजी खेर जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का जो है गठन किया गया। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बाल गंगाधर खेर थे, जिसने जो है बीजी खेर के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है पूछा जा रहा, तो यहाँ पे नहीं है बताना है। ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम भाषा। मलयालम भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, जबकि हिंदी, मराठी एवं गुजराती बहुरूपी परिवार की भाषाएं हैं। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है, वह आया है इनमें से कौन सा काल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान का। वह आया है वाक्य पूर्व वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का बोध होता है पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। वह आया है, मैंने फल खाए हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द जो है पश्चात्य का विलोम है, पश्चात्य का विलोम बताना है। तो पश्चात्य का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पौर्वात्य। पौर्वात्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाश्वत का जो हो जाएगा छड़ी को हो जाएगा, पूर्ववर्ती को हो जाएगा उत्तरवर्ती, परवर्ती भी होता है। विदेशी को हो जाएगा विलोम देशी। निम्न वाक्य गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान। गरीबों को दान दो इस वाक्य में गरीब शब्द संप्रदान कारक का उदाहरण है। जब कर्ता के द्वारा दान देने की जो है क्रिया हो उसकी जो है संप्रदान कारक संज्ञा होगी। वह भिखारी को कंबल देता है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य भूत में। कर्ता के ने जो है चिन्ह का जो प्रयोग है सामान्य भूत में होता है, जैसे कि राम ने जो है रावण को मारा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के जो है सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अगला है, घी के दिए जलाना, ये मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पे घी के दिए जलाना हो जाएगा अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, यानी बहुत प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अनेक अर्थ होता है, जैसे कि बहुत अधिक खुशी मनाना भी होता है, अत्यंत प्रसन्न होना भी होता है।
जैसे रमेश को नौकरी मिलने पर उसके जो है परिजनों ने घी के दिए जलाए। अगला है, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे जो है पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांता। चंद्रकांता इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रकांता हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में से एक है जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। यह उपन्यास अपने समय में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसे जो है पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इया। इया प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इया प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। छलिया शब्द में इया प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अन्य प्रत्यय शब्द की बात करें तो जड़िया, घुनिया तथा जो है लखिया। ये हो जाएगा छल प्लस इया यानी बराबर छलिया। यहाँ पे इया प्रत्यय लगा हुआ है, इसको जब तोड़ेंगे छलिया को तो छल प्लस इया पे टूटेगा। उपसर्ग इनमें से कहाँ जो है जोड़ा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हमने बताया, उपसर्ग जो है शब्द के आगे जो है यानी पहले लगता है, शब्द के पहले, और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके जो अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग दो शब्दों यानी उपधन सर्ग से जो है मिलकर बना है, जिसमें उप का जो है अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। प्रा जो है उपसर्ग से बनने वाला प्रयत्न हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा, प्रभार हो जाएगा, प्रयोजन हो जाएगा। ये सभी जो है इसमें उपसर्ग की बात करा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा उपसर्ग है। अगला है, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म जो कारक का चिन्ह बताना है, ऑप्शन डी हो जाएगा को जो है कर्म कारक का, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने यहाँ पे होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में काके के संबंध काके के रारी रे अधिकरण मेपे पर अधिकरण संबोधन हे अरे अजी, ये सभी होता है। आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने अभी बताया भी है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में से वाक्य के जो है अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे जो है कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल जो है 8 प्रकार के जो है कारकों का विधान किया गया है, जो प्रसर्ग सहित इस प्रकार है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, हमने जैसा कि ऊपर बता भी दिया है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके के रारी रे नानी ने जो है हो जाएगा अधिकरण मेपे पर संबोधन हे ओ अरे अजी आदि। इनमें से माध्यम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे जो माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण है ये हो जाएगा तू। दिए गए विकल्पों में तू जो है सार्वजनिक शब्द माध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, जबकि मैं उत्तम पुरुष वह अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने 40 जो क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जो 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग जिसे कहते हैं का जो गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री इस संस्थान के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। 22 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन के बेरी यानी डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान पर को जो है नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में इसके जो है उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार हैं। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष को हटाने का जो अधिकार किसके पास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के पास।
भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317(3) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकता है, जैसे कि दिवालिया घोषित किया गया हो, अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होना है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक स्थान या वस्तु का यथास्थिति विरूपण विनाश अपसारण व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 55 में है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 53 में है, संघ की कार्यपालक शक्ति। अनुच्छेद 51 में है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1831 में खालिस्तान में की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इलाहाबाद में। राजस्व बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। खालिस्तान भूधृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदारी प्रणाली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित भूधृति पद्धतियां अपनाई गई, जैसे कि इजारेदारी प्रथा, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इससे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया। कि संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था। यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा दिया गया तथा ये नया अनुच्छेद 300A जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी V.R. कृष्णा अय्यर। V.R. कृष्णा अय्यर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर तथा न्यायमूर्ति P.N. भगवती को जनहित याचिका यानी PIL का प्रवर्तक माना जाता है। हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन तथा कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का उद्देश्य अनुबंधों के तहत होने वाली कृषि को एक कानूनी सुरक्षा कवच देना है।
इस विधेयक की जो है मदद से किसान किसी जो है फसल को पैदा करने के लिए 5 साल तक का जो है अनुबंध कर सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। अगला है 49, आयकर अधिनियम के जो है तहत निम्नलिखित में से किसे जो है निर्धारित कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। यहाँ पे हो जाएगा ए, बी और सी तीनों हो जाएंगे, यानी जो है एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, व्यक्तियों का निकाय, ये तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। भारत में आयकर निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के जो है तहत किया जाता है। इस अधिनियम में जो है कुल 298 धाराएं तथा जो है यहाँ पे एक्स का मतलब होता है 10 और आईवी का मतलब होता है 14, यानी टोटल 14 अनुसूचियाँ शामिल हैं। एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी या व्यक्तियों का जो है निकाय इस अधिनियम में शामिल है तथा इन्हें जो है निर्धारित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 50, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम खालिस्तान से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम निवारक निरोध से संबंधित है। निवारक निरोध राज्य की जो सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को खालिस्तान के मामले में वैध बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय संघ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो अरोड़ा रामचंद्र शानबाग जो बनाम भारतीय संघ 2011 एससी के जो है मामले में वैध बनाया गया था। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अर्थात ऐसे मामले जहां लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लंबे समय से जो है कोमा में पड़ा हो, तब रिश्तेदारों की सहमति से डॉक्टर उसका जो है लाइफ जो है सपोर्टिंग सिस्टम यानी जीवन रक्षक उपकरण बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अगला है बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1764। बक्सर का युद्ध अक्टूबर जो 1764 में हुआ था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के जो है नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। इस जो है युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जो है दीवानी जो है प्राप्त हुई। 53 नंबर है 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार खालिस्तान का प्रदान किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो है प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार विश्व जो है खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है, जबकि वर्ष 2011 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है मारिया रेसा व दमित्री मुराटोव को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो आपको जो इस टाइम के जितना भी नोबेल पुरस्कार है उनको जो है आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन पूछा गया है। राजमन्नार समिति 1969 को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया गया था। यह दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के बीच जो संबंधों पर जो है विचार करने के लिए राजमन्नार समिति का जो गठन किया गया। इस समिति की जो प्रमुख सिफारिशें थी, पहला अपशिष्ट विषय तो जो है समाप्त कर दिया जाए अथवा राज्यों को दे दिए जाए। दूसरा था अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाना चाहिए। अखिल जो भारतीय सेवाओं को जो है समाप्त किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सेक्टर जो है 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निर्माण। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, स्टील, पेट्रो रिफाइनिंग, बिजली या व सीमेंट
उद्योगों को 8 कोर सेक्टर कहा जाता है। इन उद्योगों को देश के जो है विकास के लिए परमावश्यक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जोड़ी जो है रबी फसलों का जो है सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी की फसलें सामान्यतः अक्टूबर और जो है नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में काटी जाती हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। अगला है, भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी 110, अनुच्छेद 110 हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक या की जो है परिभाषा दी गई है। उल्लेखनीय है कि किसी जो विधेयक के बारे में विवाद उठाने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्माण अंतिम होता है। अगला है, धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे जो है केवल राष्ट्रपति की जो है सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर जो है हमले के निषेध पर जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। वर्ष 2021 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ अपने अपने जो है परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों की जो लिस्ट साझा की। इसके साथ ही दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 59, किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316 में संविधान संशोधन करके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष जो है कर दी गई थी, किंतु संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो है सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 8वीं जो है अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। अगला है, भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद राज्य विधायिका के जो है वार्षिक जो है वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 202 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के जो अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का जो है विवरण रखवाता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, डगलस एंजेलबर्ट। डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया था। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे जो है इसके जो है लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी कहलाती है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका जो है आकार एक जो है मटर के दाने जैसा होता है और वजन 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के तल पर जो है हाइपोथैलेमस के जो है निचले हिस्से से निकला
हुआ जो उभार होता है। अगला है 63 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से जो है संबंधित है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्ट यानी जो है पार्ट जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। एक्स का मतलब होता है 10, IV का मतलब होता है 4। भारतीय संविधान के भाग जो है 14 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो उल्लेख किया गया है। भाग जो है 12 यानी यहाँ पे वी का मतलब होता है 5 और IA का मतलब होता है 7, यानी भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य का वर्णन है। वर्तमान में यह भाग निरसित है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला है 64 नंबर जो है क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की जो है क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की जो है लागत भी शामिल है। इस जो है सिद्धांत को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रदूषक द्वारा भुगतान पॉल्यूटर पे सिद्धांत के अनुसार किसी जो है व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की जो है लागत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद जो है अहमद खान थे। यह एक इस्लामी आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में धार्मिक सुधार करना था। सैयद अहमद खान ने जो है पीरी मुरीदी प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक जो है एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता था, की स्थापना की। इस केंद्र पर पाश्चात्य विषय, विज्ञान एवं मुस्लिम धर्म जैसी सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अगला है, भारत में बाल लिंग अनुपात को खालिस्तान आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 से 6 वर्ष। भारत में बाल लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है, CERT का जो पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो है फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का जो संक्षिप्त रूप है। इस टीम का जो है गठन वर्ष 2004 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह टीम जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वेल्ड्स यानी घास का जो खुला मैदान को कहते हैं। ये जो है खालिस्तान में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो ये वेल्ड्स ये नाम है घास का जो है खुला मैदान का। खालिस्तान में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो कहाँ पे हैं? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान होते हैं उसे वेल्ड्स कहते हैं। यहाँ पे घास भूमियाँ दी गई, इनको देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय की बात करें तो सवाना है, ये अफ्रीका में है। कंपोज ये उष्णकटिबंधीय, ये भी जो है ब्राज़ील में है। लानोस ये वेनेजुएला कोलंबिया में है। शीतोष्ण कटिबंधीय की बात करें तो ये जो है प्रेयरी यानी USA कनाडा में है। पंपास अर्जेंटीना में है। वेल्ड्स अभी हम पढ़ भी चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपी की बात करें तो एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में है। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया।
ये हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राजा राममोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ने 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंग ने इस जो है प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा जो है 17 के द्वारा विधवाओं के जो है सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 ईस्वी के जो है मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया। 71 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ जो है यात्रा की थी। ये हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण में। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए 1917 में चंपारण बिहार की यात्रा की थी। उल्लेखनीय है कि बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान ही किया था। इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल जो है स्वेच्छित कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध। यह हो जाएगा 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ए.के. गोपालन मामला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए.के. गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो है अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल जो है स्वेच्छित कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध। 73 वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की जो है मालिक है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी फेसबुक। वर्ष 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को जो है 19 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। व्हाट्सएप की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं जो है नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त भी सम्मिलित है। 75 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए 3। भारत में कुल 3 अखिल जो है भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS जैसे कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा IPS कहते हैं, और अगला है भारतीय वन सेवा IFS कहते हैं। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य एवं जो है उद्योग मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। अक्टूबर 2021 में इन्वेस्ट इंडिया को सर्वसम्मति से जो है 2021-2023 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज का जो है अध्यक्ष चुना गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं जो है पहनता है तो वह खालिस्तान की जो है जुर्माना राशि के जो है साथ दंडनीय होगा। यह हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा जो है 194 बी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता तो वह 1000 जो है कि जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा। निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग के कारण स्मृति लोप होता है, इसलिए इस रोग को भूलने का रोग भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है। अगला है, एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में जो है निरुद्ध किया। पुलिस अधिकारी खालिस्तान का दोषी होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनधिकृत कारावास का दोषी होगा। यदि एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को जमानत का जो है आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार करता है और हवालात में बंद करता है तो वह अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 340 के तहत अनधिकृत कारावास का दोषी माना जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द पद किस जो है वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए, जैसे कि यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता व जो अखंडता शब्द जोड़े गए। दूसरा, सभी जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर जो है सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का भाग जो है 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थिति स्थापित की। अब हम लोग दोस्तों जीएस का जो हो गया है, जीएस मूल विधि का, अब हम लोग जो है संख्यात्मक एवं मानसिक अभियोगिता परीक्षण से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित समीकरण में जो है सभी यानी जो चिन्ह बना हुआ है को जो है प्रतिस्थापित करने तथा इसे जो है संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के जो उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि कौन सा जो है सही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो चिन्ह बने हुए इनके स्थान पे ये जो है फिट करना है, जो फिट बैठ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप कम से कम नहीं तो जो है 90% आपका जो क्वेश्चन सही होगा डिवाइड वाला पहले उठाना। अगर यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में डिवाइड दिया है तो सबसे पहले आपकी जो नज़र है डिवाइड में जानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड में गए तो यहाँ पे अगर 2 डिवाइड है तो उनमें चेक कर लेना, क्योंकि कोई मतलब अंतर्यामी तो है नहीं, आपको चेक करके ही ये समझ में आएगा। तो यहाँ भाग वाला हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे भाग लगाओगे यहाँ पे और आगे क्या है गुणा है, तो यहाँ पे गुणा लगा देना, यहाँ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से काटोगे तो 12 पंचे 60, यानी 5 से काटोगे तो 12 बढ़ जाएगा, बढ़ चौक 48 हो जाएगा, यानी 48 इधर और 48 इधर बराबर हो जाएगा, यानी ये संतुष्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 82 नंबर है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके जो है अनुसार व्यवस्थित करने पर जो है अक्षर एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक सार्थक, ये पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, चौथा दिया गया है, पांचवा दिया गया है। इनसे जो है हमको एक सार्थक जो है
जो अर्थ बनाना है, अर्थ वाला शब्द बनाना है। यानी अगर हम इसमें हम लोग जानेंगे कैसे, तो दोस्तों इसमें से हम लोगों को अगर मीनिंग आपको समझ में आ रही तो आ रही, नहीं ऑप्शन से हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 हमने उठाया, 2 को उठाया तो 2 में क्या है, यस है तो यस लिख लिया। यहाँ पे पहला ऑप्शन में 5 है तो 5 में क्या लिखा हुआ है, तो पी लिखा हुआ, तो यस पी, एस पी हो गया। आगे कितना 3, तो 3 में कितना लिखा हुआ है, 3 में ई है तो आगे ई लिख दिया। और 1 में क्या है, ई है तो ई लिख दिया। 4 में क्या है, 4 में डी है तो डी लिख दिया। अब देखना है कि ये शायद कोई वर्ड बनना है कि नहीं बनना है, नहीं बनेगा तो आगे चेक करेंगे फिर। लेकिन यहाँ पे बन रहा है स्पीड, ये स्पीड की मीनिंग है, SPEED स्पीड। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। यानी पहले ऑप्शन के जो है द्वारा अरेंजमेंट करोगे इन जो है वर्डों का, तो ये जो है सही जो है सार्थक शब्द बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 5, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन है 83। दिशा निर्देश दिए गए, यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। सभी विभागों में विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, IT एवं जो है CSE विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया जा रहा है 14,400। अब यहाँ पे IT और CSE, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, IT यहाँ पे है और CSE यहाँ पे है। इनका जो है परसेंटेज निकालना है, तो कितना हो गया, इनको ऐड करिए तो 9, 6, 15 हो गया। और यहाँ पे 1 और यह 1 और एक जो कैरी बचा जो है 3 हो जाएगा। यानी इसका जो है हम लोग 35% जैसे निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 35% निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये 144 यहाँ पे अलग लिख लेते हैं, 144 और गुणे 35, इसका जो गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22 और 5 के 5, 5 2 7, नीचे गुणा लगाएंगे। 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 बचा 1, 3 के 3 1 4, यहाँ हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे 0, 4 और 7 3 10, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी 50 और 40 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है बहुत ही इजी तरीके से ये सवाल लगा सकते हैं। टोटल दिया था और हमसे पूछा था IT और CSE विभाग में विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया था 16, 19, इसको मैंने जोड़ लिया, टोटल हो गया 35%। 35% यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया और आंसर आ गया। अगला है 84 नंबर है। 2 अलार्म घड़ियों में 144 सेकंड तथा 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर जो है अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार एक साथ 6 बजे यानी रात में यानी PM पर बजती है तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अलार्म वाला जो क्वेश्चन यानी घंटी वाले जो है क्वेश्चन या फिर रोड लाइट की बत्तियों वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, घंटी बत्ती और घड़ी वड़ी जो भी आए तुरंत जो है इनका लासा निकालना है। तो यहाँ पे 2 लोग दिए गए हैं, 144 दिया गया है और 120 दिया गया है। यहाँ से हम लोग दोनों का लासा निकाल लेते हैं। यानी हम इसमें लासा क्यों निकालते हैं दोस्तों, इसमें ये बताना है कि कम से कम यानी ऐसा समय बताइए, जैसे 6 बजे बजा है तो अब ये दो अलार्म हैं, ये कम से कम कितनी जल्दी बजेंगी। तो कम से कम के लिए क्या निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तन निकालते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा के लिए महत्तम समावर्तन निकालते हैं, मासा कहते हैं। महत्तम समावर्तक को मासा कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक को लासा कहते हैं। तो हमको यहाँ पे कम से कम निकालना है तो यहाँ पे लासा निकाल लेंगे। अगर इसको आप फैक्टर करके भी कर सकते हो, वृक्षविद से भी कर सकते हो। तो 12 बराहिम होता है 144 और 12 दहम्मा होता है 120। इसके हम लोग फैक्टर कर लिए। तो यहाँ पे जैसे लासा लोगे यानी LCM लोगे तो यहाँ पे 12 दोनों में मिल रहा है, 12 ले लेंगे पहले, इसके भी फैक्टर करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है। यहाँ पे करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। तो 2 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला, 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे 5 मिला, कहीं उसमें नहीं है तो 5 भी ले लेंगे, और यहाँ पे ये वाला 6 भी ले लेंगे।
बस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन कैसे करेंगे थोड़ा सा आप ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 और यहाँ पे बरछंग 72 तो ये दोनों का आ गया, और 5 दूनी 10 एक जीरो लगा दो 720 आ गया। अब 720 ये है क्या, 720 ये क्या दिया गया था, मिनट होगा, सेकंड सॉरी यहाँ पे क्या है सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड है तो आप जो है 6 में आप जोड़ दीजिए इसको, सेकंड को आप क्या बना लीजिए जो है आवर बना लेते हैं इसको। तो जब 720 को जब हम आवर बनाएंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे दोस्तों। आवर क्या बनेगा, ये तो अभी मिनट बनेगा ना, एक 60 से भाग कराएंगे तो मिनट बनेगा, जब डबल 60 से कराएंगे तब आवर बनेगा, तो हमको मिनट ही बनाना है। तो यहाँ पे एक 60 से जो भाग करा देंगे, 0 0 कट जाएगा, और 6 से जब इसको काटेंगे तो 6 1 6 और 6 दूनी 12, यानी 12 मिनट आ गया। क्या आ गया 12 मिनट। तो यानी 12 मिनट बाद अब हमारा जो है फिर बजेगा दोनों घंटियाँ, यानी दोनों अलार्म। तो कब बजा था, तो यहाँ बजा था 6 बजे, तो अब 12 मिनट बाद फिर बजेगा, यानी 6:12 में ये दोनों जो है अलार्म फिर बजेंगे। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 6:12 PM, ये ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो है इनका दोनों का लासा ले लिया। लासा में यहाँ पे आया था 720, जैसे ही लासा 720 आया तो हमने इसको जो है सेकंड आया था, तो सेकंड यहाँ पे मिनट, हम इसको मिनट बना लिया तो 60 से भाग कर दिए। जब यहाँ पे कितना मिनट आ गया 12 मिनट, यानी 12 मिनट बाद ये फिर से अलार्म बजेंगे, तो 6 बजे बजी थी और अब 12 मिनट बाद फिर बजेंगे, यानी 6:12 PM पर फिर एक साथ बजेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 80, यहाँ पे 85 यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिशा निर्देश दिए गए हैं, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। सभी विभागों में विद्यार्थियों का परसेंटेज दिया गया है। इसमें बताना है IT विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो IT विभाग में देख लेते हैं, टोटल दिया ही गया है 14,400 टोटल जो है विद्यार्थी यानी स्टूडेंट दिए गए हैं। यहाँ से हमको IT का पता करना है। तो IT विभाग में कितना है, तो 16% है, बस इसका डायरेक्ट 16% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 16%। परसेंटेज जब हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे 100 लग जाता है, 0 0 काट देंगे, 16 पारा पड़ेंगे, 16 16 चौको 16 16 43 64, 16 चौको 64 और फिर 16 चौको 64 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 70 हो जाएगा। यहाँ पे 16 के 16 16 7 6 13 23 हो जाएगा, यानी 2304 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया 2304, तो ये दिया गया ऑप्शन ए में। तो इस तरह से दोस्तों बहुत इजी है। टोटल दिया गया था 14,400 और यहाँ पे IT पूछे तो IT कितना परसेंट है 16%, तो डायरेक्ट जो है 14,400 का 16% हम लोग निकाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगला है 86 नंबर जो क्वेश्चन है, एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना दिया गया, यानी 53.25 किलोग्राम, और शेष 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5 किलोग्राम दिया गया। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग करना क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इसको जो है हम लोग जो है गुणा कराएंगे। इसमें एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत दिया गया है इतना। तो यहाँ पे दोस्तों एक सूत्र आपको पता ही होगा, औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, या औसत का फार्मूला होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और औसत दिया गया है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो क्या निकलेगा योग निकल आएगा, यानी 53.25 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 32 से तो यहाँ पे निकल आएगा योग। और इसका जो कितने का है 32 विद्यार्थियों, कितने का है 32 विद्यार्थियों का ये निकल के आएगा योग। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट थोड़ा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर ऐसे ही करा लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 ताही 6, 5 दूनी 10, घोड़ा लगाएंगे, आगे चालू करेंगे। 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 तरक्का 9, 3 पचे 15, ये हो जाएगा।
यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 10 हो जाएगा, और 7 6 13 14 हो जाएगा, 4 बचा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 5 6 7 हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगा था, तो यहाँ पे हम लोग 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इतना टोटल हमारा कितना है 1704, इसका है 1704। अब दोस्तों यहाँ पे 32 जो है विद्यार्थियों को तो निकाला है। अब यहाँ पे 16 विद्यार्थी का औसत दिया गया, तो यहाँ पे 16 विद्यार्थियों का योग निकाल लेते हैं। तो योग कैसे निकलेगा, गुणा करा के। तो यहाँ पे इसका गुणा 16 से करा देंगे, तो यहाँ पे 16 विद्यार्थियों का जो है योग निकल आएगा। तो जब 16 से कराएंगे 49.5 से गुणा, तो यहाँ पे 16 पंचे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 16 नहीं है 116, 16 128, 16 में 144, 16 में 144, और 144 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 से 12 152 हो जाएगा। तो यहाँ पे 152 15 बच जाएगा, शेष 2 यहाँ पे लिख लिए। 16 16 16 64 हो जाएगा। 64 में 10 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 79, 95 हो जाएगा, यानी 79 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अंक पे पॉइंट था, तो 1 अंक पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये 0 कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि टोटल योग कितना हुआ। तो यहाँ पे 1704 था, यहाँ पे 792 है, तो इनको जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 4 2 6, और यहाँ पे 9, और 7 7 14, और यहाँ पे 2, यानी 24 और 96 हो जाएगा। अब ये टोटल जो है दोस्तों योग आ गया, और तो औसत जहाँ पे सभी विद्यार्थियों का औसत निकालना है ना, तो टोटल योग सभी विद्यार्थी औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो संख्या कितनी हो गई, ये 16 थे, ये 32 थे, और ये 16 थे, तो ये 48 हो गया टोटल। 16 48 लोग टोटल हो गए। अब डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। और डिवाइड कैसे करना है, पहले इसको काट लेना है। यहाँ पे हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 24 से काट देते हैं, 24 इक्के 24, और यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 24 चौको 4 चौ 16, 4 दूनी 8 9, 24 चौको 96, और 24 दूना 48 हो जाएगा। सीधा 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 52 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 52 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, 52। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 52 ऑप्शन डी में दिया गया। कोई क्वेरी हो तो आप जो है इस नंबर पे आप जो है कॉल मैसेज करना, 75 727 875। दोस्तों ओनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, कॉल मत करना। 75 727 875। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि आर का अर्थ, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आर का जहाँ पे अर्थ है, आर है वहाँ पे जोड़ना है, क्यू का अर्थ है गुणा करना, एस का अर्थ है घटाना, और पी का अर्थ है भाग देना। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है इस पे जो है आर क्यू एस पी जो जहाँ भी मिले इनके जो है चिन्ह रख देना है। जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 27, क्या लिखा हुआ है 27, और 27 का एक एस लगा हुआ है, तो एस का अर्थ क्या बता रहा था, एस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एस का अर्थ घटाना है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट 15 लिख देंगे, और यहाँ पे आगे कितना है पी का अर्थ क्या बता रहा था भाग, तो यहाँ पे भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद यहाँ पे आगे क्या है 3 लिख देंगे, और यहाँ पे आर कितना बता रहा था, आर का मतलब क्या बता रहा था जोड़ना, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे आगे 7 लिख देंगे। क्यू का मतलब क्या बता रहा था गुणा, तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे, और गुणा के बाद 4 लिख देंगे। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको काटेंगे, 3 5 15, 5 आया, और 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 नहीं 33 हो जाएगा। यहाँ पे बाहर कितना था 72 था, बाहर 72 था, तो बस इसमें हम लोगों को क्या कर देना है माइनस कर देना है। यहाँ पे दोस्तों ये 27 था, यहाँ 72 किसने लिख दिया 27 सॉरी 27 है, यहाँ पे 27 है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना 27 है। 27 से अगर 33 घटाएंगे तो इधर माइनस का 6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का ये कम से ज़्यादा घटा रहे हैं ना, 27 से 33 घटा रहे हैं
तो माइनस का आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ही गलत दिया गया है। यहाँ पे प्लस का 6 तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे भी देखो बताया जा रहा है, यहाँ पे -6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 88। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है, यह 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे साइड में कह रहा था साधारण ब्याज पर निवेशित धन, धन का नहीं पता, धन नहीं बताया जा रहा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं धन, माना जो है माना मूलधन x है। अब हम लोगों ने धन मूलधन मान लिया x है। अब क्या कह रहा है कि जो 25 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। अगर ये यहाँ पे अगर फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला होता है जो है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग मूलधन की जगह में कितना रखेंगे, x रखेंगे। कह रहा है 25 वर्षों में, तो यहाँ पे दर जो है नहीं बताया जा रहा है, दर के जगह दर ही रहेंगे। और यहाँ पे 25 वर्ष, टाइम कितना है 25, टाइम 25 बताया जा रहा है, यहाँ 25 लिख देंगे। और कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 3 गुना हो जाता है, यानी जो हो जाता है कितना हो जाता है 3 गुना, तो ये 1 गुना ये है, यहाँ पे 3 गुना यानी 2x हो जाएगा। इसको मिला करके ये 3 हो जाएगा। जब भी दोस्तों 3 गुना का है, 4 गुना का है, 5 गुना का है, तो यहाँ पे अगर x रखोगे, अगर 4 गुना कहा है तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर 2 गुना कहा तो यहाँ पे 1 रखना है और यहाँ पे जो है 1 रखना, तभी 2 इसको और इसको मिला के 2 गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ जो समझ गया समझ लो, उसको समझ में आ गया सवाल। ये समझना जैसे यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 3 गुना कह रहा है ना, तो यहाँ पे हमको 2x रखना पड़ेगा, क्योंकि ये x और ये x मिला के 3 गुना हो जाएगा। क्योंकि मिश्र धन हो जाएगा का मतलब होता है मिश्र धन, तो यहाँ पे मूलधन x है और यहाँ पे 2x साधारण ब्याज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुना हो गया। अब हमको आगे देखना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नीचे 100 होता है ना, बटे 100 होता है ना, तो 25 चौके 100, ये 4 इससे गुणा करा देगा, यानी 4 दूनी 8, यानी दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 8%। अब यहाँ से दर तो निकल आई। अब क्या पूछ रहा है 75 वर्षों में जो है कितना हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 75 वर्षों में बताना है ना, तो अब यहाँ से हम लोग पहले वो निकाल लेते हैं साधारण ब्याज कितना ये निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया था x, यहाँ मानी था, और यहाँ पे दर भी आ गई 8%, तो 8 लिख देंगे। और अब कितना वर्ष बता रहा 75 वर्षों में, तो यहाँ 75 लिख देंगे बटे 100। तो ये निकल क्या रहा साधारण ब्याज निकल रहा। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 25 तई 75 और 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी साधारण ब्याज जो आ गया है ये 6x आ गया। कितना आ गया 6x। अब ये पूछ रहा था 75 वर्षों में हो जाएगा, यानी ये तो ब्याज आया है ना, लेकिन मूलधन कितना था x था, तो जो हो जाता है दोस्तों ये मिश्र धन होता है। तो यहाँ पे मेरा मूलधन, यहाँ पे मेरा साधारण ब्याज, दोनों को मिला देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। यानी यहाँ पे 6x क्या है साधारण ब्याज है और x क्या था मूलधन था, दोनों को मैंने मिला दिया तो ये मिश्र धन बन गया। और यही पूछा जा रहा था। हो जाएगा का मतलब होता है दोस्तों जो हो जाता है उसमें मूलधन भी रहता है और ब्याज भी रहता है। तो यहाँ पे 7x हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 7x इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, तो 7 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको किताबी भाषा में समझना है तो आप इसका भी यहाँ पे ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और आप बाद में भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 89 क्या कह रहा है, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है
तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दो तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों कैसे होता है, जो आपको दिख रहा है ऐसे होता है, खड़ा होता है ऐसे, इस तरह से होता है, और जो जल प्रतिबिंब होता है ऐसे होता है। अब यहाँ पे कोई समान जैसे दो है इस तरह से दे देगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मतलब कैसे बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है मतलब आता है। तो आप इसका जो है एक ट्रिक ये समझना है कि दोस्तों जैसे आपको यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब के जो है यानी जितना दर्पण प्रतिबिंब के यहाँ पे करीब रहेगा इधर से, उतने इधर से भी वो चीज़ करीब रहेगी। जल प्रतिबिंब जितना इधर से करीब रहेगा उतना ही जो है इधर से करीब रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे इधर का पैर है तो इधर से भी इधर का पैर होगा। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको दर्पण प्रतिबिंब में या फिर जल प्रतिबिंब में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर इधर से ये ऐसे मुड़ा है, ऐसे मुड़ा है, ऐसे, तो ये जो नोक है ये अंदर की ओर है ना, तो इधर भी नोक जो है अंदर की ओर ही होगी। जैसे कि आपको मैं समझा दे रहा हूँ। इसे यहाँ पे 1 मिनट, ऐसे यहाँ पे अगर ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, अगर यहाँ से हमने यहाँ पे 5 बनाया ऐसे, तो यहाँ पे ये अंदर की ओर नोक है तो मैं भी एक लाइन खींच देता हूँ। ये नीचे वाली है तो मैं भी एक लाइन नीचे खींच देता हूँ। लेकिन ये आप देख रहे होंगे ये अंदर से बाहर की ओर गया है, तो हम इधर भी जो है अंदर से बाहर की ओर ले जाना है। यानी जितना इधर से करोगे उतना ही आपको इधर से करना पड़ेगा, बस इसके सिवा दर्पण प्रतिबिंब में कुछ नहीं है। जल प्रतिबिंब में भी सेम है। अगर जिस तरह से आप इधर से करोगे उसी तरह से आपको इधर भी बनाना है, बस यही चीज़ देखना होता है दोस्तों। बहुत ही इजी होता है। ये अपने जो है माइंड में इमेज बनाकर आप सोच सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 बना हुआ है, आप देख रहे होंगे नीचे वाली लाइन तो सीधा ही है, तो नीचे वाली मैंने सीधा कर दिया। अब ये आप देख रहे हो अंदर से बाहर की ओर गया है, अंदर से बाहर की ओर गया है, तो मैं भी जो है अंदर से इसको जो है बाहर की ओर इसको जो है ले आता हूँ, ऐसे कर दे। 1 मिनट, ये हो जाएगा दोस्तों ऐसे, ये बनेगा। यानी ये सीधा है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना इसको ऐसे। ये 2 है तो इस ऑप्शन में तो 7 है तो बिल्कुल है, ये भी दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ये पास 2 था तो मैंने भी इधर से 2 बना दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों में हो सकता है कोई। आगे देखते हैं तो ये 5 भी यहाँ पे दोस्तों सेम ही मिला है, इसको हटा देंगे। 3 भी सेम है, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे 4 में दोस्तों चेंजमेंट है, तो यानी ये दूसरी तरह है, ये नीचे वाला दूसरी तरह है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 4 कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे लाइन दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ 4 ऐसे बनता है, तो ये लाइन तो सीधी रहेगी, लाइन तो सीधी रहेगी, पर ये क्या हुआ है बाहर से आके अंदर की ओर गया है, तो मैं भी बाहर के आकर अंदर की ओर डाल दूंगा इसको, बाहर से ले जाकर के अंदर की ओर। तो इस तरह से किस में बना, तो ऑप्शन डी में बना है दोस्तों। ये देखिए आप बाहर से ले जाकर अंदर की ओर इसका मुख है, तो ऑप्शन डी इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दर्पण प्रतिबिंब और जो है जल प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। BE को जो है 35 लिखा जाता है, तो DF को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है। इसमें दोस्तों बहुत लॉजिक होते हैं, आप इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें क्या होता है, इसमें जो है 35 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनके जो है कोड लिख लेंगे। कोड ये लिख लेंगे, यानी B किस स्थान पे है, दूसरे में आता है तो 2, ये कितना है 5। अगर इसमें दोस्तों यहाँ पे 25 होता तो हम सीधा जो है इसको लिख देते, लेकिन यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 बन सकता है। लेकिन आगे देखेंगे तो 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो क्या 56 है ऑप्शन में, तो 56 तो ऑप्शन में नहीं है। 80, 90, 120, 50 है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे ये वाला जो हमारा सिस्टम है ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, अगर मैं ये दोनों को जोड़ूँ, 5 2 7, 7 हुआ, और 7 का गुणा अगर 5 से करा दें तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 35 लिखा हुआ भी है। इसमें देखते हैं शायद सही हो जाए। 4 है
और यहाँ पे 6 है, इनको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और इसका गुणा किससे कराए थे? 5 से कराए थे, तो यहाँ भी 5 से कराएंगे। 10 पचे 50। तो ये देखिए दोस्तों 50 ऑप्शन में मिल भी गया। तो यही हो सकता है दोस्तों, जो है 50 ये जो है ऑप्शन में मिला है, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी अगर जो चीज़ इधर हो रही है सेम इधर भी होना चाहिए, तभी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 से गुणा कराया, दोनों को जोड़ करके 5 से गुणा कराया तो 35 आ गया। और यहाँ भी दोनों को जो है जोड़ करके जो है 5 से गुणा कराया तो 50 आ गया। ऑप्शन में मिल गया, तो 50 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 91। 91 नंबर क्वेश्चन है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको हम लोगों को समझना है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, आपको बस एक चीज़ समझना है। 0.3585885 इस तरह से चलता जा रहा है। अब हम लोगों को इसमें करना क्या होता है, एक चीज़ दोस्तों ये समझना है कि इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन चीज़ रिपीट हो रही है। यानी अब यहाँ अगर हम देखें तो 5 8 यानी 5 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? जो चीज़ रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है, जैसे ये बार मैंने लगा दिया, बार का मतलब होता है ये चीज़ जो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हमने इस पर बार लगा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आप ध्यान से समझना। एक चीज़ दोस्तों इनमें 2-3 जो है बातें हैं। जैसे कि ये जो बार लगा हुआ है, सबसे पहले तो हम लोगों को पूरी संख्या उतार लेनी है। यानी आगे 0 तो लेंगे नहीं, पूरी संख्या यानी 358 को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जितने पे बार लगी है, जितने पे बार लगा है उतने नीचे 9 लिख देना है। ये ट्रिक है, बाकी बेसिक तो बहुत लंबा होता है, ये ट्रिक है। जितने में बार लगा रहे उतने 9 नीचे लिखना है, और जितने में बार ना लगा रहे उतने नीचे 0 भी लिख देना है। इतना काम हो जाएगा। यानी जितने में बार लगा है उतने नीचे 9 लिखना है। 2 में लगा था तो 2 9 लिख दिया मैंने। जितने में बार ना लगाओ उतने नीचे 0 लगाना है। इसमें नहीं लगा था तो मैंने 1 0 लगा दिया। अब जिसमें जो है बार नहीं लगा उसको यहाँ से घटा देना है, यानी माइनस कर देना है। बस इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से 3 घटाएंगे तो 355 हो जाएगा, और यहाँ पे 355/990 यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ईजी है, आप इसको लगा सकते हो आसानी से। यानी जितने में बार लगा हो उतने 9, जितने में बार ना लगा हो उतने 0 नीचे, और यहाँ पे पूरी संख्या पूरा क्लियर उतार देना है। और जितने पे बार ना लगा हो उतने वही संख्या इसमें घटा देना है। बस इसको सॉल्व करके आप आंसर को पा सकते हो। अगला क्वेश्चन है 92। 3600 के जो है 50% के 40% के 30% के 20% का मान बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों लगा ही हुआ है, इसको आप बार बार क्या लिखिए इसी में समझा दे रहा हूँ। 3600 है, यहाँ पे का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे गुणा। 50% परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगाओ, 40% 40% हटाओ नीचे 100 लगाओ, 30% 20%, इस तरह से आप लिख लोगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब 5 चौको 20, 20 20 दूना 40, 40 4 3 12, 120, 120 और गुणे 36, ये वाला 36 भी बचा था ना। और नीचे कितना बचा, अभी 100 नीचे है, तो यहाँ पे नीचे 100। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 12 से काटेंगे तो सॉरी गुणा कराएंगे तो बरछंग 72 बचे 7, 12 36, 36 में 7 6 13 हो जाएगा, यानी 43 हो जाएगा। अब एक अंक यहाँ पे नीचे 0 था ना, तो एक अंक पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी 43.2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पे दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
2 वर्षों के लिए जो है 23,000 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 230 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है बीच का अंतर दिया जा रहा है और ब्याज के दर बताना है। तो इसका फार्मूला होता है 2 वर्ष का जो फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी दोनों का जो है साधारण यहाँ पे माइनस बराबर होता है, अंतर बराबर होता है P यानी मूलधन प्रिंसिपल प्राइस P और यहाँ पे ब्रैकेट में होता है R/100 की पावर जो है T यानी समय। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा कि यहाँ पे ये अंतर तो दिया जा रहा है ना 230, तो यहाँ पे 230 हो जाएगा बराबर P कितना दिया जा रहा है 23,000, तो यहाँ पे 23,000 लिख देंगे 30 गुड़ा, यहाँ पे ब्रैकेट के बगल में गुड़ा लगाएंगे। R कितना दिया जा रहा है, तो R का जो मान है यहाँ निकालना है। तो यहाँ पे कितना है, समय कितना दिया 2 दिया जा रहा है, तो 2 बार यानी R/100 R/100 की पावर 2। तो इसको यानी इसका पावर 2 मतलब इसको अंदर वाले को 2 बार लिखना है। तो चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, बार बार ना करके यहाँ पे 2 बार इसका गुणा करा देते हैं। इतना बात समझ में आ गई होगी ना। अब आगे इसको बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 खत्म, 1 0 यहाँ पे है, 1 0 ये खत्म। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 23 से काटेंगे तो 10 बार 23 × 23 और यहाँ पे 0। अभी एक नीचे यहाँ पे 0 था ना, यहाँ पे भाग कर रहा तो इधर क्या करेगा गुणा, तो ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। और इधर बराबर के R कितना हो जाएगा, R का गुणा R² हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, यानी √100 बराबर R। जब अंडर रूट से हटाएंगे तो 10 इसका आंसर आ जाएगा, यानी R बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है, आप यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन डी में दिया जा रहा है 10। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अगला क्वेश्चन है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है 94, दिशा निर्देश दिए गए हैं, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित तारीख का जो ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। सभी विभागों में विद्यार्थियों का परसेंटेज दिया गया है। E&I विभाग का जो है विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल नंबर दिए गए हैं यहाँ पे स्टूडेंटों के। तो यहाँ पे देखना है E&I कहाँ पे, ये 17 E&I 17% दिया गया। तो इसका ये बताना है, तो यहाँ पे टोटल का 70% निकाल लो, आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। तो 0 2 0 2 0 कट जाएगा, 17 चौको 68, 8 बचा कितना 6। आगे देखेंगे 17 चौको 68 और फिर 17 चौको 68, 68 में जब ये 6 जोड़ेंगे तो 68 में जब 6 जोड़ेंगे तो 68 68 8 6 14 यानी 74 हो जाएगा, 7 बचेगा। 17 के 17 हो जाएगा और 17 में जब 7 जोड़ेंगे 7 7 14 यानी 24 हो जाएगा। 2448 किस में है, तो ऑप्शन सी में दिया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे टोटल दिया था और यहाँ पे EI का पूछा था, 17% इसका डायरेक्ट निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है 95, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। यहाँ पे दोस्तों इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो इससे क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये वर्ड था ये वाला, इससे ये बना है, तो कैसे बना है आपको सोचना होता है, क्या किया गया है, कैसे किया गया है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिमाग दौड़ाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको अगर ये 3 वर्ड हटा दें, ये 3 वर्ड अगर हटा दें तो OMMUNITAT ये सारा का सारा टी तक तो मिल रहा है, लेकिन आगे के 3 अक्षर पीछे के 3 अक्षर दोस्तों ये आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे।
तो इस तरह से यानी इसमें क्या लॉजिक लगा है, आगे के 3 अक्षर गायब कर दिया गया है, पीछे के 3 अक्षर गायब करके यहाँ पे पूरा बीच वाला लिख दिया गया है। तो अब हमको बस क्या करना है, आगे के 3 अक्षर हटा देना है अगले वाले में। यहाँ पे दोस्तों भी 3 अक्षर आगे हटा दिया गया है, यहाँ पे हटा दिया गया, बाकी बीच वाला लिख दिया गया है। तो हम लोग भी यहाँ पे 3 अक्षर ये हटा देंगे, पीछे के भी 3 अक्षर ये हटा देंगे, बाकी जो बचेगा हमारा आंसर हो जाए। YUNIC, YUNIC पहले ही ऑप्शन में मेरा दिया गया है, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आगे के 3 अक्षर पीछे के 3 अक्षर हटा करके बीच वाला को आंसर मान लिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 96। 3 संख्याएं 19:21:23 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली तथा जो दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 141 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इनको हम लोग संख्याएं मान लेते हैं। ये अनुपात में है, तो जब जैसे हम इसको संख्या मानेंगे तो यहाँ पे x लग जाएगा। यानी पहली संख्या 19x, दूसरी संख्या 21x, तीसरी हो जाएगी 23x। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए मान लिया गया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या थी 23x, तो 23x का 3 गुना, 23x का 3 गुना, और आगे क्या बोला जाए 23x तीसरी संख्या का 3 गुना, 23x का 3 गुना पहली तथा दूसरी संख्या का योगफल का। यानी पहली संख्या कितनी थी यहाँ पे 19x, यहाँ पे 19x और 21x, इनका जो है योगफल हो गया। योगफल का अंतर यानी अंतर, यानी इसका योगफल और इसका अंतर कितना, अंतर मतलब माइनस, अंतर कितना है 841, तो बराबर 841 हो जाएगा। बस इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे इसका जो है देख रहे होंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 23 69 होता है, और यहाँ पे इसका जो है ब्रैकेट जहाँ पे खोलेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 0, 2, 3, 4, यहाँ पे 40x हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे बराबर 841 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29x आ जाएगा। 29x जब 29 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 29 से जब काटेंगे तो 29 से आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो है x की वैल्यू जितनी कौन सी आ जाएगी, तो 29 आ जाएगी। x की वैल्यू 29 आ गई। अब हमको बताना क्या था, पहली और तीसरी संख्या का बताना था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पहली 19 से गुणा कराएंगे देंगे 29 से, x की मान कितना है 29 है, तो 29 से गुणा कराएंगे, और कितना तीसरी का, तो तीसरी कितना था 23 से, तो 23 का गुणा करा देंगे 29 से, तो दोनों का जो है अंतर घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी यहाँ पे देख लीजिए इसको घटा ले तो कितना आया, चाहे तो यहाँ पे दोस्तों देखो, चाहे इनको गुणा करा के करो घटाओ, दोनों का गुणा करा के जो आंसर है उसको घटाओ, और चाहे 19 और 23 को ही डिफरेंस देख लिया जाए तो ये तो बेस्ट रहेगा, इतना बड़ा गुणा नहीं कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग करना क्या है, 19 और 23 को पहले ही घटा लेते, तो कितना आएगा 9 3 12, 9 4 13, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, 4x की वैल्यू हमको बता देना है। तो 1x की वैल्यू कितना है 29 है, तो यहाँ पे 4x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 116 हो जाएगा। 29 गुणे 4, 29 गुणे 4, 116 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 97। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो है 97 क्वेश्चन अभी हम लोग जो है स्किप किए हैं। आप लास्ट तक बने रहना, जो है आपको तभी जो है उस क्वेश्चन का आपका जो फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 98। एक्स किसी कार्य को 153 दिनों में करता है, वर्क एंड टाइम वो बहुत ही ईजी सवाल है। वाई उसे 255 दिनों में करता है, जेड उसे 340 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर नहीं एक्स वाई जेड एक साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य मतलब कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना होता है, यहाँ पे जो है इनकी जो है क्षमता निकालनी होती है। यानी पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स कितने दिनों में करता है, तो 153 दिनों में, 153 दिनों में करता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं थोड़ा। और y कितने दिनों में करता है, y करता है यहाँ पे 255 दिनों में, 255। और z की बात करें तो
जेड जो करता है यहाँ पे 340 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, 340। यहाँ पे दोस्तों लासा ले लेंगे। लासा जब हम लोग यहाँ पे लेंगे इसका जो है, तो लासा जो आएगा, 1 मिनट, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे लासा लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो लासा आएगा, यहाँ पे दोस्तों लासा आप इसका निकाल लेना। 153 का है, 255 का, 340 का लासा तो सबको पता होगा। तो इसका जो लासा आ जाएगा 30-60 ही आएगा। कितना आ जाएगा, 30-60 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो है इसको इससे जो है भाग करना होता है। इससे इसको भाग करो, इसको इसके भाग करो, इससे भाग करो, तो क्या निकलेगा, क्षमता निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको भाग करके इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, 153 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 2 6, 15 दूना 30, यानी 2 बार, यानी 20 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, यानी 153 दूना 306 होता है और ये 0 है तो 0 लगा देंगे, 20 बार जाएगा। इससे जब करेंगे तो इसकी जो क्षमता निकलेगी 255 ये 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 80 8 6, यहाँ पे दोस्तों जो आ जाएगा, यहाँ पे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 66, 12 बार जाएगा दोस्तों। कितने बार जाएगा, 12 बार, 12 हो जाएगा यहाँ पे इसकी क्षमता। और यहाँ पे 9 0 0, 9 चौक 36, 9 बार जाएगा। यानी इनकी क्षमता कितनी निकल आई, 20, 12 और 9। अब यहाँ दोस्तों आगे चालू करेंगे तो यहाँ पे जो है 360 टोटल काम है। टोटल काम कितना है, 360। अब टोटल काम को करना कितने लोगों को, एक्स वाई जेड को करना है। तो तीनों जनों का जो एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी है, ये 20 की स्पीड से काम करते हैं, क्षमता इनकी 12 है, वाई की, और जेड की कितनी है, 9। इस सबनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा, 2 3 1 4 हो जाएगा, यानी 41। कितना आ गया, 41। ये टोटल काम है और यहाँ पे 41 की स्पीड से हो रहा है। तो कितने दिनों में होगा, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे दिन को संख्या जो है निकल आएगी। जब इसको 3 जो है 60 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 7 बार जाएगा, यानी 74 सही 26/41। आप इसको जब भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 74 सही 26/41। इसका जो है दिनों में एक जो कंप्लीट कर लेंगे। कैसे आया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ। 30-60 को जैसे आप डिवाइड करोगे ना 41 से, तो यहाँ पे 41 7 बार ले जाओगे तो 7 21 7 और 7 चौक 28। यहाँ पे कितना बचा, इधर से डाल लो, यहाँ पे 16, 8 7 15, 9 7 16, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 से यहाँ पे 8 जाएगा, 1 बचेगा। अगली संख्या क्या है, 0। 41 का पढ़ा पड़ेंगे, 190 से ज़्यादा ना जाए तो 4 चौक 16, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा, 4 1 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 8 से 6 2 बचेगा। यानी 74 को इधर लिखेंगे, 74 इधर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यही तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये 74 सही 26/41 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस जो है विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से ये है उसी तरह यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, एक चीज़ ये याद रखना है कि इसमें देखना है अच्छे से कि इसमें हो क्या रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वही अक्षर इसमें भी हैं, दोनों में मैच कर रहे हैं ना, तो इधर से उधर कोई हुआ होगा। यानी TA आगे के 2 अक्षर को पीछे कर दिया गया, तो मैं भी जो है आगे के 2 अक्षर को पीछे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 अक्षर कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पे जो आगे जो यहाँ पे जो पीछे के अक्षर थे इनको आगे कर दिया गया। तो पीछे का अक्षर इसमें क्या AK है, तो यहाँ हमने AK लिख दिया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। AKWE ऑप्शन किसमें है, A ऑप्शन में दिया गया। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, ये इसमें जो है जगह कम पड़ जाती है लिखने में, तो आप जो है थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये जो 100 नंबर क्वेश्चन है, A ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत में 550 रुपये खर्च किए और फिर उसने इसे 10% लाभ पर B को बेच दिया। B ने इसे 20% हानि पर C को बेच दिया। C ने इसे 30% लाभ पर
जो इतने में बेच दिया। तो ए ने वस्तु कितने में भुगतान किया था, यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इजी तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। ए ने यहाँ पे कितने लोग हैं, तो सबसे पहले लोग लिख लीजिए, ए बी सी, 3 लोग की बात हो रही, तो 3 लोग हमने लिख लिया नाम उनके। तो ए ने क्या किया, कोई वस्तु खरीदा, यानी जो वस्तु का जो मूल्य था 100 रुपये था। कितना था, 100 रुपये। वस्तु का जो मूल्य था, वस्तु का जो मूल्य था, मूल्य 100 रुपये के समान थी। ठीक, अब उसकी मरम्मत में कितने लगाए, तो 550, यानी टोटल कितना उनका पैसा खर्चा होगा। एक्स के तो उन्होंने लाया था, 550 रुपये उन्होंने और लगा दिया, 550 रुपये और लगा दिया, तो टोटल इतना इनको पड़ा ना। अब क्या हुआ है, बी फिर उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, यानी बी को बेच दिया, यानी अब ये जो पैसा है इसको उठा के बी को दिया है, लेकिन कितने पे, 10% लाभ पर, तो यानी 110 पे बेच दिया, 110% पे बेच दिया। जब भी लाभ होगा तो 100 से 100 में जोड़ेंगे, जब भी हानि होगा तो 100 में घटाएंगे। 10% लाभ पर बेच रहा है तो 100 में 10 जोड़ दिया, तो 110% पे हम लोग पहुंच गए। 110% इसका निकाल लिया, 110 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। अब क्या किया, बी को इन्होंने बेच दिया, तो ये किसका मूल्य टोटल हो गया, ये टोटल हो गया बी को इन्होंने दे दिया। अब क्या हुआ, बी ने सी को दिया है, लेकिन किसमें, 20% हानि पर। तो अब ये 20% हानि पर जो बी ने सी को दिया है, तो 20% हानि पर, यानी इसको 80% में बेच दिया। बी ने इसको 80% जो है जो हानि पर बेच दिया। बी ने इसे इनको जो है दिया, तो सी को दिया तो 80% हानि पर दिया, तो नहीं यही हो गया। अब क्या हुआ, सी को बेच दिया, अतः सी ने इसे 30% लाभ पर बेचा। तो यहाँ पे अब सी भी किसी को बेच रहा है, तो यहाँ पे 30% लाभ पर बेच रहा है, तो 130% पे इसको पहुँचा देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये तो परसेंटेज की बात हो रही थी। अब सी ने ये सी का पूरा मूल्य है, अब इन्होंने बेच दिया, और बेचा है कितने में, 6864 में। तो ये भी है जो है विक्रय मूल्य, और ये भी है 6864, ये भी विक्रय मूल्य है सी का। बेच दिया और कितने में बेचा, 6008। दोनों बातें क्या हो गई, बराबर हो गई। बस इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, 6864। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ से समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना है, ये कट जाएंगे। आगे इसको जब दोस्तों सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यहाँ पे आगे काटोगे तो 11 छक्का 66, 6 2 8, 11 दूनी 22। यहाँ 11 से काटेंगे तो 11 छक्का 66, और यहाँ पे 6 बचेगा, सॉरी 6 नहीं 66, 2 बचेगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 11 चौक 44, ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। अब कितना बचा, 13 से काट के देखो जरा कट रहा है क्या। 13 से जब हम लोग काटेंगे तो 13 दूना 26, 13 चौक 52, 13 चौक 52, हाँ कट जाएगा। 13 से काटेंगे 13, 13 चौक 52 और 10 भाई 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 8 छंग 48, 6 बार ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा है, ये 100 नीचे था ना, उधर गुणा कराएंगे 600, मतलब यहाँ पे 1 जीरो था, तो यहाँ पे 3 जीरो यानी 6000, कितना हो जाएगा 6000 था। और इधर कितना था 100 प्लस 550, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बस इसमें घटा देना है, 550 को घटा देना, आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यानी 5450 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 5450। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, आप इसका जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतना है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है। एक कार्य को एक जो है 1100 यानी 1170 दिनों में करता है, समाप्त करता है। बी जो है 2340 2340 दिनों में समाप्त करता है।
एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ये भी दोस्तों अभी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है उसी का है, बस थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट बड़ा दे दिया गया है, कुछ नहीं है। यहाँ पे ए ने जो किया है काम इतने दिनों में करता है 1170 हो जाएगा, दिनों में करता है। और बी जो है वो जो समाप्त करता है 2340। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका लासा ले लेंगे। क्या लेंगे, लासा। जैसे हम लोग यहाँ पे लासा लेंगे तो लासा जो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे 2340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2340। एक मिनट, यहाँ पे जगह नहीं थी दोस्तों, यहाँ पे 2340 हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे 2340 हो जाएगा। 2340 हो जाएगा। अब इससे जब भाग करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से लिखे दे रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे ए जो है दोस्तों, यहाँ पे ए जो है 1170, बी जो काम करता है 2340 दिनों में करता है, दोनों का हमने लासा लिया तो आया कितना जो है 2340 हो जाएगा। अब यहाँ इससे भाग करेंगे तो कितना एफिशिएंसी आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों जो एफिशिएंसी आ जाएगा 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 2। और यहाँ पे आ जाएगा 1 बार, 2340 का 2340 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे दोनों से काम कराना है, a + b से कराना, तो एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब बस 2340 को 3 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा 3×24, सॉरी 3 × 21। और यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, 3 × 21 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 3×24 और यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, यानी 780 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 780। तो किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो ऑप्शन डी में दिया जा रहा है 780। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले ए की जो है दिनों की संख्या दी गई, 1170 दिनों में करता है, बी 2340 में। यहाँ से मैंने इसका लासा लिया तो टोटल काम निकल आया। टोटल काम दोस्तों निकला 23 और यहाँ पे 0, 2340। इसका लासा हो गया और यहाँ से इसको डिवाइड करें तो एफिशिएंसी आ गई 2 और यहाँ पे आ गया 1। इसकी एफिशिएंसी से इसको भाग कर दिया तो दिनों की संख्या निकल आई।